लस्सी पी थी आज सुबह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ है। इससे पहले कि बताओ मैं कौन हूं, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। कैसी रही छुट्टी? बहुत अच्छी रही। और वैसे छुट्टी का शुगल जितना अपने मेकअप रूम में लगाना था वो आपने लगा लिया, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, गुड मॉर्निंग जनाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करें। कल हमने बड़ा मिस किया ज़रिया, आपको बड़ा बोर हुए हम, चूंकि ज़ाहिर है अकेले अकेले हमें नॉन स्टॉप बोलना पड़ा। एंड मैंने मतलब 20 मिनट बंदा का ब्रेक लो बस हो गया। अल्लाह की कसम, वैसे वाकई में यही होता है। और पता है, दो लोग होते हैं ना, आपस में चिटचैट करने का मौका मिलता है, हंसते मुस्कुराते। कभी कभी कोई ऐसी खतरनाक खबर भी हम आपको इस अंदाज से दे जाते हैं कि आपके दिलों पर या आपके जज्बात पर उस तरह से हावी ना हो, और मैसेज भी जाती है, एक बंदा ढूंढ भी लेता है, ये भी हो जाता है। एग्जैक्टली ये तो देखें, इतना बड़ा रन डाउन होता है। वो तो हमने आपको प्रोमो रिकॉर्डिंग में बता ही दिया था कि कितने मीटर लंबा होता है रन डाउन हमारे पास ही जब आता है। लेकिन खबरें बहुत अच्छी होती है। देखिए, गलत खबर देने से बहुत बेहतर है कि आप कहीं से देख के उस अदाद शुमार को, उन स्टैट्स को तसीह के साथ अच्छे तरीके से बता दें। चलें फिर मेरा स्टैट्स से ही स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। यानी बात हम कर रहे हैं कोविड-19 की, जो नए केसेस हैं उससे मुतालिक जो स्टैट्स हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये रोजाना की बुनियाद पे हम प्रोग्राम के आगाज में इसलिए शेयर करते हैं ताकि मालूम हो पॉजिटिविटी रेशो क्या है, कितने टेस्ट किए गए हैं, कितने नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो जनाब एनसीओसी के मुताबिक 3914 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, उससे पहले 4253 थे, अब थोड़ी सी कमी हुई है, 3914। 47 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। बिल्कुल, ये भी एग्जैक्टली बदकिस्मती से। देखिए, एदाद शुमार जाबाक होने के वाले से ज्यादा हो या कम हो, हमेशा ये जो है वो क्या कहते हैं, काबिल तशवीश रहते हैं, बाइस तशवीश रहते हैं। फिलहाल मुस्बत केसेस की जो शरह है वो पहले 8.2% थी, लेकिन अब कम होकर 7.1% पर आ गई है, और 716 मरीजों की हालत इस वक्त अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसे, अल्लाह उनको सेहत दे, ये हमारी दुआ भी है। एट द सेम टाइम हमें एहतियात भी करनी है, और वैक्सीनेशन जिसकी नहीं हुई। अच्छा, आसपास जरा पूछना भी शुरू कर दी कि क्या वाकई आपने वैक्सीन लगवाई है? पहले डोज लगवा ली, दूसरी डोज लगवा ली, अब बूस्टर का अगर वक्त हो गया तो बूस्टर क्या लगवा लिया आपने? ये जरूर पूछें अपनी फैमिली मेंबर से, दोस्तों यारों में। कोई इवेंट अगर कर रहे हैं आप, वो चाहे बर्थडे का इवेंट हो, वो शादी ब्याह की कोई तकरीब हो, आप जरूर उसमें ये कहें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। इसमें हुकूमत ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करानी, आपने खुद इम्प्लीमेंटेशन करानी है कि कोई भी इवेंट है, कोई गैदरिंग है, तो आपने उसमें ये एश्योरेंस देनी है कि जितने लोग वहां पर आ रहे हैं उन सब की वैक्सीनेशन हुई। अच्छा शुएब, इससे मुझे एक मामला याद आया। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब फैंसी मास्क बनाए जा रहे थे। पेशावर में सबसे पहले फैंसी मास्क बनाने का रवाज शुरू हुआ। अब आखिर मैं ये भी कहूंगी कि अगर बाज़ औक़ात कभी ना कभी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए और एक सॉफ्टली पॉजिटिविटी के साथ एक मैसेज कन्वे करने के लिए अगर आपको ये रास्ता इख्तियार करना भी पड़ता है तो मोस्ट वेलकम कीजिए इन जज्बात को, वेलकम कीजिए इन एहसासात को। क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सभी लोग मिलकर उस गैदरिंग का पार्ट बने, उस गैदरिंग का हिस्सा बने, और अगर उन छोटी छोटी चीजों के तवस्सुत से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, आप सांस की बीमारी या फिर इससे पहले कि कोरोना आपको अटैक करे, तो अगर ये बर्थडे सेलिब्रेशंस में इस तरह के मास्क डिजाइन होते हैं तो भी अच्छा है। वेडिंग में वो कहते हैं कि ये ग्रूम साइड और ब्राइड साइड अगर ये है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे छोटे बड़े बच्चे जो है ना वो जरा भाग कर लेते हैं वो वाले मास्क के, हमें पकड़ा दे और फिर वो पूरा फंक्शन पहनकर फिर रहे होते हैं, तो इस तरह से इनकी हिफाजत हो जाती है। अब चूंकि जिक्र आपने छोटे बच्चों का भी कर दिया, जरा पे खबर हमारे पास बड़ी प्यारी सी है, जरा इस्लामिक हिस्ट्री को याद भी करते हैं और फिर आज की जो खबर है उससे लिंक भी करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था, जब नया मेहमान आता था तो कोशिश लोगों की ये होती थी कि इस नन्हे मेहमान को फ़ौरन से लेकर जाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो फिर तहनीक इसमें होता ये कि वो खजूर का छोटा सा टुकड़ा लेकर मसलना और उसका जूस कह लें, थोड़ा सा उसका मटेरियल वो बच्चे के तालू से लगाया जाता था, बच्चे को चटाया जाता था, गुट्ठी भी हम कहते हैं इसको। अच्छा, डॉक्टर्स इससे मुतालिक अब रिसेंटली हम यही देखते आए हैं जरिए, आपको कहते हैं जी शहद ना चटाएं, गुट्ठी ना दें, हालांकि पहले हमारे दौर में भी यही था, मुझे भी दी गई। अच्छा, इसके बाद हम बताएंगे भी कि हमें किस-किसने दी। मुझे मेरी खाला ने दी थी, तो वो कहते हैं कि जो गुट्ठी देता है उसकी थोड़ी सी सिफ्तें भी आप में आती हैं, तो इसीलिए एक पायस शख्स के पास लेकर जाना, उससे गुट्ठी दिलाना, तो उस वक्त ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जाते थे, कोशिश ये होती थी कि उन्हीं के पास लेकर जाए बच्चे को। और आज 1400 साल बाद साइंस क्या बता रही है जरिए? साइंस इसे इंडोर्स कर रही है। एग्जैक्टली 1400 साल बाद साइंस ये कह रही है कि ये जो मामला है, ये जो किया जाता है घुट्टी देना या फिर तहनीक चटाना, ये जो है बच्चे के आसाब पर
उसकी ज़हनी नशोनुमा पर, उसकी जिस्मानी नशोनुमा पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा, इसकी सोहबत पर उस शख्सियत का ज़रा ज़्यादा असर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बच्चा लेकर इसलिए आया जाता था क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन थे, हैं और हमेशा रहेंगे, कि आपके हाथों में सौंपा गया एक औलाद क्या कहते हैं, शर्फ, ठीक है। और फिर अगर आप उसके मुंह में कुछ दे रहे हैं तो मतलब ये कि जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जो आपके अंदर सुन्नत से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव मामलात हैं, वो उस बच्चे के अंदर थोड़े से जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और अब जो साइंस कह रही है कि न्यू नेटल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, ज़हनी नशोनुमा अच्छी होती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको इंडोर्स अब कर दिया गया है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। क्यों ना अब क्विकली लेकर फैसलाबाद के, कल फैसलाबाद वालों के लिए तो बहुत बड़ा दिन था। बिल्कुल ऐसे दिन था। और फैसलाबाद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हैं जहां पर सबके लिए एक खुशी का समा होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनाब कल फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड्स के इजरा कर दिया है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में ये भी कहा कि सेहत कार्ड पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों के मुताबिक बनाने के सिलसिले की एक अहम कड़ी है। किसी सूबे के लिए 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस फ्राहम करना आसान नहीं है। और 74 साल तारीख में कितने ही सदर और वज़ीर आज़म आए, लेकिन किसी ने अवाम को ये सहूलत फ्राहम करने के बारे में सोचा तक नहीं। एग्जैक्टली। अब जो गरीब लोगों की अगर हम बात करें तो कैंसर का मरज़ हो, अमराज़ क़ल्ब हो और इस समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ, जब इससे में वो मुब्तला होते थे, इससे मुतासर होते थे, इसका शिकार होते थे, तो इलाज का खर्च बर्दाश्त ना करने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। लेकिन अब रियासत पाकिस्तान ने अवाम की सेहत की जिम्मेदारी उठाई है, इन एक्चुअल उठाई है। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज, कि किस तरह से सबका ख्याल रखा जाता है, अवाम का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं जी पहले भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, पब्लिक हॉस्पिटल्स थे, इलाज हो रहा था, एनजीओ बेस्ड हॉस्पिटल्स थे, इस तरह इलाज हो रहा था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हैं। आपके घर से करीब तरीन कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑन बोर्ड है, इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है, वहां पर जाकर आप इलाज करा सकते हैं। अब वहां जाने के बाद आपको ये फिक्र नहीं है कि वॉलेट में पैसे नहीं है, ये फिक्र नहीं है कि कॉल करने के भाई पैसे लाओ, पैसे जमा कराएंगे तो इलाज होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने देना है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, डेस्क मौजूद हैं और वहां पर उनका इलाज हो जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फेडरल सेहत सहूलत प्रोग्राम, हमें ज्वाइन के स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत अच्छे हैं शोएब, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अरशद कायम खान साहब, आपसे पहला सवाल तो मैं जरा ये जानना चाहूंगी, अब तक तो हमने इस मामलात में देखा है कि लोग इस अहम काम को सराह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो भी इस कार्ड से रिलेटेड मुस्तफीद होना चाहता है या मुस्तहिक अफराद है, उन तक इस सहूलत को बिलाखिर पहुंचाया जाए। ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल के पेश नजर अब तक कुछ कयास सराहियां भी की जा रही हैं। मैंने कई चैनल्स पर रिपोर्ट होते भी देखा मामले को कि अगर आपके पास सेहत कार्ड है, 10 लाख तक की आपके पास उसमें इंश्योरेंस मौजूद है, कहा यह जा रहा है कि सी सेक्शन आप 18,000 रुपए में करवा सकते हैं, यही इस कार्ड में लिखा गया है। ये कुछ एक मुकम्मल एक चैनल पर मैंने रिपोर्ट चलते हुए देखी, जिस पर मैं आपसे सवाल ही लेना चाहूंगी। आपने यही फरमाया था पहले दिन से आज तक भी, लेकिन आज भी मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी कि अगर आपकी डिलीवरी या फिर सी सेक्शन या फिर कुछ भी इस तरह के मामला 2-2.5 लाख रुपए में कवर हो रहे हैं तो भी वो इसके अंदर आएंगे। ये कोई एक कैप नहीं दी गई कि आपने 18 से 20,000 के अंदर अंदर ही किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है कि जहां पर ये मामला हल हो सके। बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपने मुझसे कर लिया। अक्सर प्राइवेट चैनल्स पे इस किस्म की जो है वो चलाई जाती हैं खबरें। देखिए, एक बात याद रखिए, एक होती है किसी भी हेल्थ कार्ड की, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की मैक्सिमम लिमिट, और जो इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों के जो माबेन जो एक टैरिफ पैकेज होता है वो डिफरेंट होता है हर अस्पताल के साथ, उसकी कैटेगरी के हिसाब से और वो बीमारी के लिहाज से बेसिकली एग्रीमेंट होता है कि आपने फला बीमारी का इलाज कितने पैसे में करना है। तो अक्सर जो हैं बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, वो प्राइवेट चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ वो ये बात करते हैं कि जी फ़लाँ अस्पताल से मालूम कीजिए, इस अस्पताल से मालूम कीजिए कि यहाँ 50,000 का, यहाँ 1 लाख का, यहाँ 1.5 लाख का सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। आपने अस्पतालों की कीमत को कोट नहीं करना। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त हेल्थ केयर सर्विसेज की सबसे बड़ी परचेजर है, तो वी गेट द बेस्ट प्राइस। और जब हम प्राइस की बात करते हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड प्राइस। हमने अस्पतालों को कॉस्ट
प्लस एक डिसेंट प्रॉफिट देना है। हमने उनकी मुंह मांगी कीमत देनी नहीं है। आपको पता है वही चाय का कप जो किसी एक दुकान से 50 रुपए का मिल जाता है, वो किसी और फैंसी होटल में शायद 350 रुपए का मिले, बट चाय वही होगी। तो हम जब भी किसी भी बीमारी की, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो कार्डिक बाईपास हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, अपेंडेक्टोमी हो, हर्निया का ऑपरेशन हो, उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग करते हैं। उसमें डॉक्टर का वक्त कितना लगना है, उसमें ओटी कितना होगा, उसमें लेबर रूम अगर है मैटरनिटी की शक्ल उसके कितना खर्चा होगा, दवाइयाँ कितनी होंगी, कंज्यूमेबल कितना होगा, एंड टॉप ऑफ डेट after including every cost, we add up a decent 15, 20, 25% margin for the hospital. This is how the way on scientific grounds we workable the price. जिस तरह में इन्फ्लेशन बढ़ती है हम प्राइस एडजस्ट करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब एक बात और, ये नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, इससे मुतालिक लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये कार्ड उनके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वैसे तो लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं है तो आईडी कार्ड लेकर जाएं, लेकिन चूंकि कार्ड का इजरा किया गया, बताया गया कि ये कार्ड आपको मिलेगा जिस डिवीजन में इसका इजरा हो रहा है, ये कार्ड कितना अहम है? क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं होगा डेस्क वाले कहेंगे कार्ड लाओगे तो इलाज होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है शोएब साहब। बात यह है कि पहली बार हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान कह लीजिए कि वो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड को, और अगर आप बच्चे हैं तो आपके बेफाम को इतना मोतबर बना रही है कि वो खुद ही आपका हेल्थ कार्ड है। उसे दिखाकर किसी भी सेहत कार्ड के काउंटर पे, हर पैनल अस्पताल में हमारा काउंटर मौजूद है, आप ये इलाज करवा सकते हैं। कोई आपसे डिमांड नहीं करेगा। मैं जरा काउंटर पे एक सवाल सिर्फ और कर लूं सर आपसे, इजाजत अगर दें तो, क्या ये काउंटर रिसेप्शन पर ही है या कि अलग है? बिकॉज नॉर्मली अगर आपकी इंश्योरेंस हो तो हम देखते हैं कि उसका एक कॉर्पोरेट ऑफिस अलग से होता है, एक सेपरेट बिल्डिंग में सेपरेट रूम होता है, या फॉर दैट मैटर सेपरेट फ्लोर होता है। क्या जब दाखिल होंगे हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन होता है, जो पहला डेस्क होता है, क्या वहीं पर ये काउंटर है? जी बिल्कुल, पहले ऐसे ही था शोएब, जैसा आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर 100 मरीज किसी भी अस्पताल में आया करते थे तो बमुश्किल 1 या 2, फिर जब हमने प्रोग्राम शुरू किया गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का तो फिर 10, 15, 20 पेशेंट आना शुरू हो गए। वो 80-90% फिर प्राइवेट पेशेंट आ रहे थे। लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद पूरा अस्पतालों का हेल्थ केयर सेक्टर का लैंडस्केप चेंज हो गया है। अब तो 100 में से 100 लोग या किसी खासतौर पर जो सिंध और बलोचिस्तान के अगर लोग कहीं रिहायशी हैं तो 98-99% लोग आने ही हेल्थ कार्ड के पेशेंट हैं। तो ज़्यादातर सेहत कार्ड काउंटर मैन रिसेप्शन पे, दाखिले का जो अस्पताल का रिसेप्शन है वहाँ ये बनाया जा रहा है। ठीक, करीम साहब एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अमूमन बहुत सारे लोगों को अभी भी शुकूक व शुबहात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ज़हनी जो सवालात हैं बहुत ही बताने के बावजूद भी किसी हद तक ख़त्म नहीं हो पा रहे। इस मामले में जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए मेरे ख्याल में उतना कम है। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज की तरफ आ जाएं, आप लोगों की फॉर द कमिंग मंथ्स क्या प्लानिंग्स है कि किस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा सारे मामले को, कि जो एक आम आदमी के जहन में उठने वाला बुनियादी सवाल है वो उसका जवाब उसको पता चल सके। मैंने देखा कि होर्डिंग्स लगी हैं बाहर, मैंने ये भी देखा कि कुछ टीवीसीज भी, कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि अवाम जानना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जरिए। आप देखिए इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी सतह का प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तान एग्जैक्टली मतलब यानी कि मैं कहूंगा खान साहब लोगों को यकीन नहीं आ रहा। मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाऊं, इवन कैबिनेट के मिनिस्टर साहबान से मिलूं या कहीं भी जाऊं, मुझसे सारे माहिरीन एक ही सवाल करते हैं, अरशद साहब इट इज़ टू गुड टू बिलीव फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान बहुत संजीदा है अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में। हम लॉन्चेस भी कर रहे हैं, हम आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन भी चला रहे हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरह आपने कोविड का पैगाम टेलीफोन की रिंग बैक टोन पे सुना था, इसी तरह उसको वहाँ भी लेकर आ रहे हैं, वेबसाइट के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए, हेल्पलाइन के ज़रिए, एवरी पॉसिबल वे। इसी तरह से हम एक और गुजारिश कर रहे हैं अपने सारे सोशल वर्कर्स को, चाहे वो छोटे कस्बों के अंदर हैं, छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, बड़े शहरों में हैं, और पॉलिटिकल वर्कर्स से भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी मैं मीडिया पर जाता हूं, प्लीज़ इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए और तमाम अस्पतालों के बारे में मालूमात, बीमारियों के बारे में मालूमात आम आदमी तक पहुँचाइए। और आपके तवस्सुत से मुझे कहने दीजिए कि मैं तमाम जो मसाजिद के उलमाए कराम हैं, स्कूलों के टीचर्स हैं, महल्ले के काउंसलर्स हैं, तमाम सोशल वर्कर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इस कार्य खैर में हमारी मदद करें, ये और आम आदमी तक ये पैगाम पहुंचाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा खान साहब एक सवाल जरा ये भी मैं आपकी तवज्जो तलब भी मैं चाहूंगी इस तरफ हो सके, और ये एक सजेशन भी है जिसमें आप डेफिनेटली, क्योंकि आप CEO नया पाकिस्तान सेहत कार्ड है, आपने वो तमाम चीजों को एक पेपर पर लिखना है। डेफिनेटली जब कैबिनेट मीटिंग होगी या इस मामले में डिस्कशन होगी तो आप ही वो पहले फर्द होंगे जो बताएंगे कि अभी भी हमें इन मामलात पर बात करने की जरूरत है। कल जब मैं प्राइम टाइम के शोज देख रही थी, टीवी टॉक शोज,
कल जो कुछ हुआ, मतलब ऑपोजिशन से लेकर हुकूमत जा रही है, हुकूमत नहीं जा रही, इस किस्म के पूरे घंटे में जहां कहीं भी बात हो रही है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर हो रही। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मोमेंट भी डेडिकेट होना चाहिए कि जहां पर हम सेहत कार्ड के हवाले से लोगों को आगाही फराहम कर सकें? बिल्कुल ज़रिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सियासी मामला तो एक दीगर मामला, तो उस पर आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। लेकिन बात यह कि ये जो असल जो लोगों को डिलीवरी है, असल लोगों की ज़िंदगी के पहलू हैं, जो लोगों के हकीकी दर्द हैं, उन्हें भी मीडिया पे भी टाइम मिलने की ज़रूरत है। और जो हमारे एंकर साहिबान हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके होंठों पर, उनकी ज़बान पर भी इनका जिक्र आना चाहिए। क्योंकि अब ये कौम बहुत ज़्यादा तमाम मराहिल से पिछले अगर 1, 1.5, 2 अशरे पीछे मुड़ के देखें तो मुस्तकिल डिप्रेशन का शिकार रही है। और हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है, और हमारी तरह की शायद और जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं कि वहाँ आम तौर पे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आम आदमी हो, डिप्रेशन का शिकार होता है। वो बड़े फ़ख्र से, बड़े मज़े से, बड़ी फ्लुएंसी के साथ वो डिप्रेशन की बीमारी को आगे फैलाया जाता है। सवाल भी आ गया, हमें उम्मीद बांटनी चाहिए। इससे भी एक सवाल भी आ गया, क्या डिप्रेशन का इलाज भी है सर इस कार्ड पे? जब आपका इलाज हो जाएगा तो डिप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लास्टली जबरदस्त, हम इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल कैसे बना रहे हैं सर, कि हुकूमतें बदलती भी जाएं तो ये प्रोग्राम चलता जाए, सस्टेनेबल कैसे बना रहे हैं? इसके दोनों तीनों पहलुओं पे हम काम कर रहे हैं कि इसके इंतज़ामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी हम अगले महीने इंशाल्लाह एक पार्लियामेंट में एक्ट लेकर आ रहे हैं, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कमीशन का, जहां पे ये एक इदारा होगा जिसमें सारे पार्टिसिपेटिंग प्रोविंसेस भी इसमें शरीक होंगे जो इसमें शरीक होना चाहेंगे। और ये इदारा न सिर्फ वफाकी सतह पर या वफाकी इलाकों में बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर सूबे को हर किस्म की टेक्निकल और बाकी सपोर्ट मुहैया करेगा। अलबत्ता मुझे ये बताने दीजिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये हक और ये जिम्मेदारी भी और फाइनेंस की जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों के पास चले गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और इसी में क्या सिंध और बलूचिस्तान वो इस मामले पर गौर करना शुरू कर दिया उन्होंने? प्रेशर पड़ गया उन पे सर? प्रेशर की बात ही नहीं है, वो भी हमारे बराबर के भाई हैं और हमारी तरह ही यकीनन सोचते हैं। उनकी हुकूमतें भी, उनकी भी लीडरशिप नहीं, आपने भाई हुकूमत सिंध को कहा है सर? मैंने सब सूबों के तमाम मुसलमान आपस में भाई कहा है, बशमूल हुकूमतों के, बशमूल आम आदमी के। कैसा भाई है तो आपकी बात ही नहीं मान रहा सर? देखिए, भाई भाई होते हैं, कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मान लेते हैं, कभी थोड़ा देर से मान लेते हैं। चलिए, उम्मीद है ये भाई हमारे जरा देर से मान जरूर जाएंगे। भाई लोग हैं ना, मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आप हमसे गुफ्तगू करते। नाज़रीन, बढ़ते फातिमा सुरैया बजिया को याद करते हैं, उनको आज मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और शेब, अगर उनके हवाले से बात की जाए ना, उनकी शख्सियत के हवाले से, तो सुरैया बजिया ने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन के लिए लातादार ड्रामे तहरीर किए हैं और अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। अब उनकी जिंदगी के हवाले से, इससे पहले कि हम दोनों बताएं, एक छोटी सी रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखाते हैं। फातिमा सुरैया बजिया ने 1930 में इल्मो अदब और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ख़ानदान में आंख खोली। हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाली फातिमा सुरैया बजिया 1948 में अपने अहलो एयाल समेत कराची मुंतकिल हो गई। ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया ने टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार मकबूल ड्रामे लिखे, जिनमें शम्मा, अफशा, उरूसा, अना और ससी पुनू समेत अनगिनत ड्रामे काबिले जिक्र हैं, जिन्होंने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनकी सवानह उम्री बड़े सगीर की अजीम ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की कहानी के उन्वान से 2012 में शाया हुई। फातिमा सुरैया बजिया ने समाजी मौज़ूआत पर ड्रामे तहरीर किए। यही वजह है कि उनके लिखे हुए ड्रामे आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। उनकी फ़नी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खिलाले इम्तियाज़ और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। जापानी हुकूमत ने भी उन्हें आला तरीन शहरी एजाज़ अता किया था। उर्दू अदब का ये चमकता सितारा तवील इलालत के बायस 6 साल कबल 10 फरवरी 2016 को बुझ गया। वो अपने फन की बदौलत आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। See, it's something
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, फातिमा सुरैया बजिया, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक, उनकी खिदमात से मुतालिक एक रिपोर्ट आपको दिखाई ज़रा। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और ख़त्तात सादिक़ैन को याद करते हैं, उनको भी रुख़सत हुए 35 बरस बीत गए हैं। सादिक़ैन आयात की ख़त्ताती के साथ उसकी तस्वीरी तशरीह करते थे और क्या खूबसूरत अंदाज में करते थे। गालिब, इकबाल, फैज़, उनके अशार उसको भी तस्वीरी पैकर उन्होंने अता किया। सादिक़ैन को उनके फ़न के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। जी, और अभी आपको अपडेट करेंगे हम PSL सीजन 7 के दूसरे मरहले के हवाले से। आज नहीं मैं जान रही, लेकिन शिफ्ट कसम से बहुत दिल है कि कोई ना कोई एक मैच तो मैं जरूर देख कर आऊं, स्पेशली अपनी टीम को खेलता हुआ लाहौर कलंदर्स को, और साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी। क्या पता आप जाएं तो इस बार वो जीत भी जाएं। इंशाल्लाह मैं नहीं भी जाऊं तो भी वो जीत जाएंगे, मेरी दुआ है, ठीक है। बट एनीवेज आपको ये भी बता दें कि मैं तो अभी फिलहाल मेरा कुछ प्लानिंग नहीं है कि मैं जा रही हूं, नहीं जा रही, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा और इसके अलावा आपको बताएं कि जो DCO लाहौर है उनके माबैन मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में तय पाया गया है कि जितने भी लोग हैं, जो शायकीन हैं, जो मुंतज़मीन हैं, जो मैच को क्या कहते हैं उसके इंतजामात को देख रहे होंगे, उनको फ्री मास्क फ्राहम किए जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी 50% जितने भी लोग हैं वो क्राउड जाकर ये मैचेस देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन में बात करें तो 16 फरवरी के बाद से 100% क्राउड जा सकता है। बिल्कुल ऐसे। और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब खास इसमें मुतहरिक में नजर आ रहे हैं, और मास्क की फराहमी, यानी कोई अगर मास्क के बगैर आ जाएगा तो उन भाईजान को ये नहीं कहेंगे चलो निकलो वापस चलो, मास्क दिया जाएगा कि मास्क पहनो और मैच देखो। वैसे तो आउटडोर में लोग मास्क जनरली नहीं पहन रहे, बट चूंकि गैदरिंग ऐसी है और खचाखच स्टेडियम भरा होगा, कुछ इनकी टीम को, कुछ मेरी टीम को, कुछ आपकी टीम को, पूरे पाकिस्तान की टीमों को सपोर्ट करने के लिए। मेरी वाली टीम को अपनी ऐसे क्यों कहे, कुछ इनकी टीम को, ये कुछ मेरी टीम, कुछ इनकी टीम, कुछ मेरी टीम। नहीं, कुछ इनकी टीम, कुछ मेरी टीम। ये ठीक था। जैसे आप खुश, जैसे मैं खुश, नहीं जैसे आप सभी खुश, ठीक है। एनीवेज आगे भी आपको एक और खबर देती है कि तो हमने PSL से रिलेटेड आपको मामला बताया, लेकिन प्लीज कंटिन्यू जी प्लीज। कॉमेंट के हवाले से हम लोग बात करते हैं। हमारे कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में भी बदस्तूर अब पहले नंबर पर विराजमान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट की रैंकिंग जारी कर दी है, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि फखर जमान एक दर्जा तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, और भारत के ही रोहित शर्मा इस वक्त तीसरी पोजीशन संभाले हुए हैं। लेकिन कोई मसला नहीं बाबर आजम, हम आपके साथ हैं, हमें पता है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह द डे विल कम कि हम आपको देखेंगे कि आपका शुमार इस वक्त टॉप बैट्समैन में तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ रैंकिंग में आपका दर्जा जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। क्यों शुएब? बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, बढ़ते आगे अपने अगले मौजू और अगले मेहमान की जानिब। याद है कल हमारे पास एक मेहमान आए थे, नाइजीरियन बाशिंदे थे, अबियोला, और उन्होंने गाना गाया था दाल माश पे। तो हमने सोचा कि अब इतनी दाल माश हो रही है, तो क्या आप जानते हैं कि आज दालों का दिन है? अच्छा, दालों का भी दिन है। कुछ घरों में तो बिल्कुल ही दालें नहीं बनाई जाती हैं और कुछ घरों में ज्यादा बनती हैं। हाँ, पानी पिए, फिर पानी पिए, ठीक है। मैं रिपोर्ट चला देते हैं दालों से। एग्जैक्टली, तब तक हम पानी पीते हैं। दालों का आलमी दिन हर साल 10 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। 10 फरवरी 2019 को दालों का पहला आलमी दिन मनाया गया था। इस दिन के मौका पर दालों के फवायद और इसकी अहमियत और अफादियत को उजागर किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि दालों की काश्त के लिए खाद की जरूरत नहीं होती, इसलिए दालें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ माहौल दोस्ती का हक भी अदा करती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक दालों में प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। दालों के इस्तेमाल से गोश्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। दालों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, फास्फोरस की वाफर मकदार की वजह से ये मुकम्मल ग़िज़ाइयत की हामिल है। माहिरीन सेहत का कहना है कि दालों का इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाता है, खून में ग्लूकोज को कम करने, सोजिश में कमी लाने, खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारी और मोटापे को रोकने में दालों का इस्तेमाल मददगार साबित होता है। से मुतालिक हमने एक बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट आपको दिखाई है, लेकिन पहले मुझे बताएं आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? I swear I was about to ask this question, श्वेत। That's how I read your mind. ओके फाइन। वैसे आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? यार नाम नहीं पता, येलो वाली और जो पिंक वाली मिक्स करके पकाते हैं वो मसूर की दाल। अच्छा, मेरी वाइफ जब मुझे वो मैसेज करती है ना कि अच्छा ये दाल लेकर आनी है, लिटरली मैं जाके ना जो
भी उस Orange वाली दे दो, yellow वाली दे अपने दो। मन से कहता हूँ यार ये देखो, ये दालें बताइए, बताओ कौन कौन सी दाल कौन सी वाली है। ये होता है हंसते होंगे मेरे साथ। हमेशा। अच्छा, मुझे दालें में से सारी ही बहुत ज्यादा पसंद है और मूंग मसूर वैसे भी सबकी डैम फेवरेट होती है। मुझे दाल माश बड़ी पसंद है और yellow होती इसके है ना? अलावा वो भी है, वो उसके छिलके भी उतारने ठीक पड़ते हैं क्योंकि वो छिलके उतारे बगैर भी बनती है। और वैसे उर्दू स्पीकिंग जो घराने हैं वो इस किस्म की दालें बड़ी मजे मजे की बनाते हैं। बट एनीवेज हर किसी के घर हर का की दाल खाना- खाई है आपने कभी? हाँ, बहुत क्या मजे बात की होती है, क्या बहुत बात। मजे की ये होती दालें है। मोस्टली येलो क्यों होती हैं? ये तो दालें ही बता सकती हैं, बट क्या पता उनका favorite न्यूट्रिशनिस्ट ये colour हमारे yellow गेस्ट हो। बताएगा, ये हम न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं। हमें डॉक्टर हबीबा सैयदा साहिबा ने ज्वाइन किया है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। उनसे जरा जानते हैं कि दालें ग़िज़ा के लिए और सेहत के एतबार से कितनी मुफीद साबित होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, डॉक्टर क्या साहिबा, डाइट में इस्तेमाल होती है दाल? बहुत ज्यादा, वजन कम करती बिल्कुल है? बिल्कुल, क्योंकि दालें जो हैं कैलोरीज में बहुत ही लो होती हैं ओके। और न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अलावा वाइटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा इनमें पाए जाते हैं। फोलेट स्पेशली जो कि एक बी वाइटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो न्यू बॉर्न्स में न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा। तो नहीं, प्रेग्नेंट इसका मतलब है लेडीज कि के लिए भी अगर बहुत प्रेगनेंसी अच्छा में है। ये दाल बिल्कुल ना खाई जाए या फॉर दैट मैटर जो डेफिशिएंसी उसकी वजह से, मतलब अगर आप प्रेगनेंसी में दालें इस्तेमाल करें अच्छी बात है, क्योंकि इससे फोलेट डेफिशिएंसी नहीं ओके। होगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा तासुर पाया जाता है कि दालें खाने वालों को लोग अक्सर ये कहते हैं कि तो दाल ही पकी रहती है, चिकन नहीं खाते, ये नहीं खाते। जरा लोगों को बताएं कि गोश्त और चिकन से हटकर भी दालों की कितनी अफादियत है। देखिए, बल्कि जैसे एक तो ये कि ठीक है, ये गोश्त भी प्रोटीन्स का सोर्स है और दालें भी, लेकिन कुछ हम देखें तो दालों को एडवांटेज हासिल है गोश्त के ऊपर। जैसे कि फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। और फाइबर जो है आपको पता है कि जैसे बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है दालें। इसके अलावा जब हम मीट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स ये भी साथ में हमें मिलते हैं, क्योंकि मीट जो होता है उसमें चर्बी भी पाई जाती है, फैट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन दालें जो हैं ये जो है फैट फ्री हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि मैं बड़ा ज्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मुझे ये बताइए, आप डाइटिशियन भी है माशाल्लाह, अभी अगर मुझे अपने वेट रिड्यूस करना है तो मैं प्रोटीन डाइट में, जहाँ पे मैं एग डाइट को कंटिन्यू कर रही हूँ, वहीं पर मैं अपने नाइट मील में, मतलब अपने डिनर में दाल का पोर्शन ले सकती हूँ विदाउट कार्ब्स, लाइक चावल और उसके बगैर, मतलब कोई सी भी दाल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसका बहुत अच्छा तरीका ये है, अगर आप वेट रिडक्शन के लिए करें तो आप दाल का एक सूप बना लें, यानी दालों का सूप? दाल का सूप बना लें। दालों को मिक्स करके भी बना सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर दाल में। अच्छा, वेट रिडक्शन में अगर हम आए तो मूंग की दाल बहुत बेस्ट है, बिकॉज इसके दालों में खाली भी मूंग की दाल? मूंग की दाल जो है ये प्रोटीन्स में ज़्यादा रिच है, यानी दालों में भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसमें कार्ब्स बहुत ही कम है। अभी जैसे माश की दाल का हमने जिक्र किया, तो माश की दाल जो है उसमें थोड़े से कार्ब्स ज़्यादा होते हैं प्रोटीन कंटेंट तो माश की दाल नहीं खानी? तो वेट रिडक्शन में जो है वो माश की दाल इतनी वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मैं खा लूं, मैंने वेट बढ़ाना है। हाँ, बढ़ाने मैं लगा रहा हूँ माश की दाल पे। फिर मुझे 2-3 दालें गाइड कर दें और मुझ समेत बाकी तमाम देखने वाले हमारे नाज़रीन को, कि जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो इन दालों का इस्तेमाल कर लें। देखिए, मूंग की दाल बहुत अच्छी है ठीक है। इस सिलसिले में, और इसके अलावा जो मसर की दाल होती है वो बहुत काले अच्छी मसर? है। काले काले मसर मसर। की वो अच्छी है। अच्छा, इसके अच्छा तरीका ये है कि आप दालों को मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स करने से ये होता है कि आपको तमाम जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स इसको हम कहते हैं, यानी कि अगर एक दाल में कुछ अमीनो एसिड्स कह लें कि मिसिंग हैं, तो हमने जब दालों को मिक्स किया तो जैसे हलीम बनती है, जी जी जी, वो एक बहुत ही अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने जब मिक्स कर दिया दालों को तो ये बिल्कुल कंप्लीट प्रोटीन्स, यानी कि अगर एक दाल में कुछ अमीनो एसिड्स मिसिंग हैं तो वो दूसरी दाल उसको कॉम्पनसेट कर देती है। इस तरह से हो जाता है। एक जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज़ है। और अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप बात कर रही हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि दाल का सूप बना सकते हैं। देखा, तो जब भी वेट रिडक्शन की बारी आती ना, सारी टेस्ट जो होता है वो बंदा उठाकर एक साइड पे रख देता है। ग़िज़ाइयत के एतबार से हलीम, रिडक्शन के हवाले से सूप। नहीं, पर ग़िज़ाइयत में भी वो देखें ना, है तो अच्छी चीज ना, आपकी हेल्थ की बेनिफिट्स तो उसके हैं। नहीं, आप इसको टेस्टी बना सकते हैं। देखिए, दाल इटसेल्फ मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी होती है। और दाल के सूप से क्या मुराद है? अच्छा, उसमें मुराद ये है कि आप उसको बहुत सा पानी डाल के उसको खूब बॉईल करें। और अच्छा, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा स्पिनिच भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप नहीं चाहते तो ना भी ऐड करें। मेरी शक्ल देख के उन्होंने कह दिया, अगर आप नहीं,
अच्छा उसमें जिंजर, गार्लिक, कलौंजी, जीरा, ये सब थोड़ा डाल सा सकते हैं। सॉल्ट, As per your taste आप ऐड कर सकते हैं। आप उसमें वैसे ये तो बात सूट की हुई है, बट बट जनरली जब दाल हम पकाते हैं तो क्या पकाने का तरीका भी डिफाइन करता है कि उस दाल की अफादियत, उसकी रहेगी नहीं ग़िज़ाइयत, रहेगी, हाँ ग़िज़ाइयत मुतासर तो नहीं हो जाएगी कि ज़्यादा अगर आपने कोई तड़के वड़के लगा दिए हैं और देसी घी भी तसल्ली से डाल दिया है तो उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि दालें जो है कैलोरीज में लो हैं, तो अगर हम उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो ज़ाहिर है वो फिर उसमें वो कैलोरीज में काउंट होगा ऑयल जो है, तो मुनासिब ऑयल जो है, ज़ाहिर फैट्स भी ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, तो एक मुनासिब उसको जो है वो ऑयल का तड़का लगाया जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल ना कर दिया जाए। अब आए जरा आप डायबिटीज। ग़िज़ाइयत के सवाल पूछते रहना, मैं डाइट के सवाल पूछती रहूंगी, जरा हौसला लेके, ठीक है? मैं ऐसे क्वेश्चंस डिवाइड कर दे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जब हम दाल में तड़का लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें नहीं देसी घी का जो इस्तेमाल होता है, कहते हैं कि उसमें फैट्स कम होते हैं, तो हम उसका थोड़ा सा पोर्शन हाँ, ये डाल के रहेगी देसी घी वेट रिडक्शन के पॉइंट जी देखिए जो मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं वो वेट रिडक्शन आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है देसी घी उसका लगा लें, थोड़ा सा लेके, जैसे 1 टीस्पून ले लें एक बोल के लिए, तो वो काफी हो जाएगा जी, और ग़िज़ाइयत से भरपूर। आपकी बस, ठीक फैट है। की रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी पूरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवाल भूल गए मुझे वैसे। डायबिटीज के लिए, हाँ, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए प्लीज बताएं। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए दाल बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास खाने की चॉइसेस अक्सर बहुत ही कम होती हैं, तो होता है, और फिर ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वो मीट का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स में, तो मीट में ये होता है कि वो जैसे मैंने बात की कि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट्स भी होते हैं, तो डायबिटिक के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो फैट्स को भी अवॉइड करें मीठे के साथ। वो क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करते हैं, तो जहाँ उन्होंने मीठा अवॉइड करना है वहाँ बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए उनको, तो दाल जो है ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। सोर्स ऑफ प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा है कि गोश्त खाएंगे तो उसमें फैट्स होंगे, लेकिन दालें खाएंगे तो फैट्स नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और यू वर एक्सप्लेनिंग कि कौन सी दाल आपने वेट रिडक्शन के लिए खानी है और कौन सी दाल अगर आपने वेट बढ़ाना है तो खानी। जरा जाते जाते एक बार फिर से मैंने बता जाऊं ना कि मूंग की दाल और काले मसर ये आप वेट रिड्यूस करने के लिए खा सकते हैं, लेकिन चावलों के बगैर और रोटी के बगैर। अचार के साथ खा लें, सलाद के साथ खा लें, चटनी के साथ खा लें। तू डाल दे, थोड़ा देसी घी भी डाल, तड़का लगा दे। हाँ, थोड़ा सा वो भी डाल लें, ठीक है ना, अगर आपको दिल करे तो। अब इसकी रेसिपी क्या है, मैं ब्रेक में पूछता हूँ, ब्रेक लेते हैं। हाँ, किस तरह पकाती हो? मुझे आते हैं, मसाला भून के बनानी भी आती है। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायत का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत सीपैक फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड वायरसेस की बात करते हैं। थोड़े मुश्किल टर्म आपको लगेगी, थोड़ा और आसान करता हूँ, चूंकि रेबीज से मुतालिक हम सब सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी का फैलना ये सुनते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से होती है या कुछ और जानवर भी हैं कि चूहे के काटने से या किसी और जानवर के काटने से भी हो जाती हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। तरीका इलाज क्या है, एहतियात क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सी बेएहतियाती जिसकी वजह से फिर किसी मुतासरा शख्स की जान चली जाती है, इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज़िश बोस्तान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बता दीजिएगा मुझे, किस किस जानवर के काटने से रेबीज होती है?
ग्लोबली अगर आप देखें ना तो डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि एसोसिएटेड है रेबीज के साथ। अच्छा जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी ग्लोब वाइज ना वेरी करती है, डिफरेंट है। हो सकता है पाकिस्तान में कुत्ते के काटने से हो और इंडिया में बिल्ली के काटने से हो जाए। नहीं, इस तरह से नहीं इसमें है। हम लोग उसके खित्ते के हवाले से बात कर रहे हैं, एशियाई खित्ता है और जी, फिर एग्जांपल वेस्ट एशियाई है, कॉन्टिनेंट्स वाइज चेंज्ड wise, हैं और इस तरह से। और दूसरा ये कि रेबीज की ना 2 साइकिल्स होती हैं। एक है जो कि जंगल के जानवरों में चल रही होती है, जिसको आप कहते हैं एक अर्बन साइकिल है, जो कि जंगली जहाँ पे हम सब रह रहे हैं वहां पे है। दूसरी जो है वो एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड है, जिनका हमसे कोई बहुत ज्यादा उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता, वाइल्ड में चलती है। तो वो जो वाइल्ड एनिमल्स वाली है ना, बाज औकात ऐसा होता है, बेसिकली ये सारी वाइल्ड की इन्फेक्शन है रेबीज। अच्छा वाइल्ड से जब आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल उनके साथ इन टच आता है, वाइल्ड एनिमल्स के साथ, नॉर्मली वुल्व्स होते हैं, फॉक्सेस हैं, रैकून्स हैं और बहुत सारी स्पीशीज हैं ना मुख्तलिफ एरियाज में, बैट्स हैं, बैट्स भी हैं, बैट्स एसोसिएटेड हैं। और बैट्स के जो वायरसेस हैं बहुत स्ट्रांग हैं वो। तो क्या होता है कि उनसे वो डोमेस्टिक एनिमल्स में चला जाता है। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कॉमन है, स्ट्रे एनिमल कॉमन है। अब इनमें जब आ जाता है ना, फिर वो अलार्मिंग हो जाता है, वो अलार्मिंग हो जाता है क्योंकि वो कैप्टिविटी में रह रहे हैं, आपके साथ क्लोज इंटरेक्शन में, वहां से फिर ट्रांसमिट हो जाता है। बेसिकली इंसान जो है वो डेड एंड होस्ट है इसका ना, नेचुरल होस्ट नहीं है। लेकिन जब डॉग ने बाइट कर लिया फॉर इंस्टेंस, तो इंसान में ट्रांसमिट हो जाएगा किसी भी कुत्ते के काटने से, ये जिसमें ये वायरस है, जिसमें ये वायरस है। जिसमें हाँ, लेकिन हम को टीके लगाने चाहिए, कुत्तों को टीके लगाने लेकिन हम चाहिए। डिस्क्रिमिनेट नहीं ना कर पाते हैं कि भाई किस एनिमल में है। ये कैसे मालूम होता है? ये ना थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा। इसमें आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए मैं बताऊंगी कि देखें, आपको जानवर के बिहेवियर में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। या वो एंग्शियस हो जाएगा, एंग्शियस मींस बेताब होगा, इधर से उधर, उधर से उधर मूव करेगा सारे में। या वो क्या हो जाएगा कि बिल्कुल ना शाय हो जाएगा, अवॉइड करेगा। फिर जब लेटर स्टेजेस पे वायरस शेड होना शुरू होता है ना उसके स्लाइवा में, नर्वस सिस्टम से होता हुआ स्लाइवा में आ जाता है। अच्छा। और बेसिकली जब वो बाइट लेता है तो वो स्लाइवा इंजेक्ट करता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखें आप दोनों ही सूरत हाल अपने से बता दें कि शाय भी हमें मिल सकते हैं, ठीक है, डॉग्स, और हमें बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना अथरा हुआ जानवर वो भी मिल सकता है। लेकिन अमूमन ज्यादातर अगर हम रेशियो की बात, किस तनासुब के साथ अगर हम इसको देखें कि 20% शाय होंगे, 80% गे होंगे, क्योंकि गली मोहल्लों में अक्सर हमें जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जरा इसी तरह से मिलते हैं। इन 2 सिम्टम्स से ज्यादा प्रोमिनेंट आपको फीचर नजर आता है जब उसकी टंग ना सामने के बजाय साइड से ड्रूप आउट हो जाए। ओके, ठीक है, टंग या लेफ्ट साइड के जॉ से बाहर लटक रही होगी या राइट से, और विद एडिशनल सेक्रीशंस ऑफ स्लाइवा। ओके, ठीक है, पानी की तरह उसका झाग स्लाइवा, हाँ, मुंह में झाग फील जा रहा होगी। होगा। और जुबान जो है वो नॉर्मल हेल्दी डॉग की फ्रंट से होती है ना, इसकी या लेफ्ट हो जाती है या राइट। तो पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है ना। मेडिकेशन पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं एक आपसे सवाल जानना चाह रही, क्योंकि मेरे साथ अमूमन ऐसा हुआ भी, और मैं तो लग रहा था कि मैं फौत हो गई हूँ उस वक्त। खड़ी खड़ी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और वहां पर 1 2 नहीं, शुएब को 4-5 कुत्ते। और उन दिनों ये सिंध और कराची से इस तरह की खबरें भी बहुत ज्यादा आ रही थी। हमारे व्यूअर्स को, बच्चों को भी इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि अगर आपके इर्द गिर्द जानवर फिर रहा है या कुत्ता ही आपको नजर आ रहा है, आपकी हरकत और सकनात कैसी होनी चाहिए कि आप उससे बच सके? आया कि आपको थोड़ा सा खुद से काम रहना है, क्या करना है उस सिचुएशन में? पहली बात ये होती है कि जिस वक्त हम अंडर द स्ट्रेस की उसमें होते हैं ना कंडीशन में, तो बॉडी से फेरोमोन्स सिक्रीट होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जिससे एनिमल को सिग्नल मिलता है कि ये मुझसे डर रहा है। तो आपने पहली चीज ये कि डरना नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने खुद को काम भी रखना है और उनको भी मॉनिटरिंग में रखना है। यानी इट इज अवर रिस्पांसिबिलिटी। वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो भागेंगे। हाँ। उन्हें ये होगा कि पता नहीं क्यों भाग रहा है। अमूमन डॉक्टर साहब केसेस रिपोर्ट भी ऐसे ही होते हैं कि बच्चों ने छेड़ दिया किसी जानवर को और उसने पर रिस्पॉन्ड किया, उसने काटा, या उन्हें पता नहीं होता। ये जब बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स फिर रहे होते हैं ना, बच्चों को होता है कि भाई नहीं काटेंगे या नहीं करेंगे, वो घुस जाते हैं बीच में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि ये अलामत तो है, लेकिन एक अलामत ज्यादा कॉमन भी है कि ड्रूपिंग टंग और वो साइड पे होगी। ऐसे मामले में किया क्या जाए? मेरे ख्याल से तो हमें इमीडिएटली जो नियर बाय की सिक्योरिटी है ना, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का एनिमल इंसान की जान के लिए खतरा है। नॉर्मली तो हम ये हमारे सुनने में कॉमनली आता है, वैसे मैं तो बीइंग वायरोलॉजिस्ट इस चीज के खिलाफ हूँ कि आपके स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स मूव कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे एनिमल राइट्स की बात आ जाती है तो वहाँ पे फिर सारे लोग
लाइक दे फील इट बैड कि भाई आप दूसरे जानवर से उसकी जिंदगी का हक छीन लें। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि देयर आर सो मैनी इन आवर सराउंडिंग्स। तो व्हाट इज बीइंग, अब आपकी जिम्मेदारी का जो तयन होता है ना वो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप अपना सराउंडिंग का माहौल इतना क्लीन रखें कि आपके कैनाइन बेयरिंग एनिमल्स वहां पे ना पलें। बिल्कुल ठीक है। और उसमें स्टार्ट होता है आपके जो गार्बेज की सॉर्टिंग है, जरा वो उसी में आएंगे, उसी पे आते हैं। ये तो हमने गुफ्तगू थोड़ी सी रखी कि अच्छा ये जानवर, थोड़ा हमने मालूम कर लिया कि अच्छा ये जानवर है जिसमें सिम्टम है तो ये हो सकता है इसमें ये वायरस हो। अब थोड़ा है कि क्या ऐसे कोई वैक्सीनेशंस मौजूद हैं, हो रही हैं कि हम बच्चों को पहले से वैक्सीनेटेड करवाएं कि अगर खुदा ना खास ऐसा किसी जानवर ने काटा तो उनमें ना आए ये वायरस? एक्चुअली जो ये रेबीज की वैक्सीन है ना पर्टिकुलरली, ये है जिसको आपको देना पड़ता है, ये वाहिद वैक्सीन है जो आफ्टर एक्सपोजर देते हैं। और उसकी रीजन ये है कि बिकॉज इट हैज सर्टेन एडिशनल साइड इफेक्ट्स। नर्वस सिस्टम के सेल्स से डिराइव्ड है ये, जिन एनिमल्स से आप लेते हैं ना सोर्सेज से वैक्सीन बनाते हैं, तो वो क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होता। सिर्फ 2 लोगों के लिए एडवाइजेबल है। एक वो जिसका एक्सपोजर हो गया, और दूसरा वो जो कि जिस तरह आपके है ना एनिमल कीपिंग वाले हैं, जिन्होंने रखी हुई हैं, वेटनेरियंस हैं। लेकिन उसमें क्या ये वही टीका है जो जिससे मुतालिक हम पहले तो सुनते थे कुत्ते ने काटा 14 टीके, लेकिन अब तो खैर एक टीका ही लगता है, if I'm not wrong। एक नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपके एक्सपोजर के लेवल्स हैं। 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप एक्सपोजर को डिवाइड करते हैं ना, और उसके हिसाब से डिटरमिन होता है। 14-12 नहीं लगते, 14 नहीं लगते, लेकिन इसके साथ इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने पड़ते हैं ना, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये भी एक सवाल है कि कुत्ते के काटने के बाद जो टीका, आप एक तो ये दस्तयाब नहीं होता बासानी, ठीक है, ना हॉस्पिटल्स में ना ही क्या कहते हैं क्लिनिक्स वगैरह में, और ये महंगा भी बहुत होता है। तो बजाय इसके कि हम खुदा न खासा इस बात का वेट करें कि किसी बच्चे के साथ ही मसला हो गया और फिर जाके आपने इंजेक्शन लगवाया, कि मेडिकेशन को हम लोग बाद में देखें। एग्जैक्टली। एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए कि हुकूमत हो या मुआशरा हो या सोसाइटी हो या गली मोहल्ला हो कि बेसिकली इस किस्म की उन चीजों से बचा जा सके? सबसे पहली बात, सफाई निस्फ ईमान है ना, इसीलिए कहा गया है। हम लोगों की एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैश को जिस तरह से स्ट्रीट्स में फेंक देते हैं, उसमें आपके किचन के भी होते हैं, फिर आपके रिमेन्स होते हैं ये मीट वाली प्रोडक्ट्स के, नॉर्मली डॉग्स और कैट्स वगैरह इसी के ऊपर फीड करते हैं, और हर कैनाइन बेयरिंग एनिमल कैन हार्बर द रेबीज वायरस। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि ज़रा आपने बड़ा अच्छा कहा कि एहतियात, लेकिन मैं फिर ट्रीटमेंट की तरफ इसलिए आऊंगा ताकि लोगों की आगाही भी जरूरी है। सबसे पहले ना इन केस खुदा न ख्वास्ता अगर कोई किसी का भी डॉग बाइट का इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस हो जाता है केस ना, उसमें सबसे जरूरी होता है कि आप पहले मौके पे ही ना प्लेंटी ऑफ वाटर लें। 15 मिनट तक आपने वूंड को अच्छे तरीके से धोना है यूजिंग द ऑर्डिनरी सोप, कोई सा भी साबुन अवेलेबल हो, खुदा ना खास्ता कुत्ते ने काटा 15 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लें बहुत अच्छे से। उसके बाद सेकंड, घर में डेटोल एंटीसेप्टिक्स अवेलेबल होते हैं, वो ले लें, या बाज घरों में पायोडीन है, आपका जो रूटीन वाला आयोडीन सॉल्यूशंस हैं वो हैं, वो लेके आप उस वुंड पे लगा दें। ठीक है, ये होगी सबसे पहला जो कि आपने घर पे कर लेना है। बिल्कुल ठीक। फिर आप इंतजार किए बगैर मूव कर जाएं हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल, वहां रिपोर्ट करें और फौरी तौर से ट्रीटमेंट पे चले जाएं। अब वो वुंड की कंडीशन पे आपके जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो डिटरमिन करेंगे कि आपका जो कोर्स है वो, हाँ, इंजरी का लेवल क्या है और उस पे कितना आपको इंजेक्शंस लगने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि अच्छा इतने घंटों के अंदर अंदर टीका लगना चाहिए? आइडियली जो है 12 आवर्स टू 24 आवर्स आइडियली, लेकिन क्योंकि देखा गया है कि ये वायरस जो है इट इज वन ऑफ द वायरसेस जिसकी इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा लॉन्ग हो जाता है, 1 ईयर तक भी इंक्यूबेटेड रह सकता है। ज्यादातर केसेस में तो बहुत जल्दी सिम्टम्स आने लग जाते हैं ना, लेकिन ये भी देखा गया है, लाइक इट इज प्रूवन एंड इट इज रिपोर्टेड इन द लिटरेचर कि इसके मरीज साल के बाद भी अपीयर हो सकती है। तो आपके पास गुंजाइश होती है, बट नेवर टेक इट लाइटली। ठीक है, नहीं 12 से 24 घंटों के दौरान लगवाना है, लेकिन खुदा ना खास वक्त गुजर भी गया तो आपने लगवाना जरूर है। लेकिन अब जरा इस पे आते हैं, जो वर्स्ट केस सिनेरियोज होते हैं, टीका नहीं लगा, ताखीर हो गई, सिम्टम्स अपीयर हो गए, अब मुतासरा शख्स है, क्या इसका उसके बाद इलाज होता है, मुमकिन होता है? जब एक दफा सिम्टम्स आ जाते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग वन कैन डू, क्योंकि वायरस चला जाता है आपके नर्वस सिस्टम में, और फाइनली नर्वस सिस्टम वो प्रिविलेज्ड साइट है जिस पे आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत थोड़ा एक्ट करता है, वो वहां नहीं जाता
क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको बड़ा अंडर द कवर रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड है नर्वस सिस्टम के सेल्स की ये एबिलिटी है कि अगर वो एक ऐसी स्टेट पे कि जहाँ से उन्होंने रीप्लेनिश नहीं होना, वो एक दफा बन गए, डेवलप हो गए और वो फॉर एवर है, उनको कोई भी डैमेज होगा वो रिपेयरेबल नहीं है। अब वायरस वहां पहुंच गया, वो प्रिविलेज साइट है, वहां पे उसने रेप्लिकेट किया, फिर वो आपके न्यूरॉन्स से होता हुआ सलाइवरी ग्लैंड में आ गया, वहां से शेड होना शुरू हो गया। you are also contagious? अगर वो शेडिंग के लेवल पे आ जाए ना, एक इंसान भी जी शेड हो रहा होता है ना उसके सलाइवा में, वो नौबत नहीं आती वैसे, अल्लाह ताला माफ करे, उससे पहले ही डेथ हो जाती है, ये डेडली हो जाता है, इसीलिए इसके सिम्टम्स का वेट नहीं करते। मतलब ये कि हमारे पास इसको मुख्तसर अल्फाज में डॉक्टर साहिबा कि वैक्सीनेशन इसकी है नहीं, वैक्सीन है, वैक्सीन ही है, वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। पहला है एहतियात, ठीक जो आपने गुफ्तगू की, फिर है वैक्सीन, वैक्सीन और उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो आप वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ वुंड क्या है, कंडीशन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले ये करना है इंडिविजुअल लेवल पे कि आपने इसकी जख्म की वॉशिंग कर लेनी है। इस बीमारी से मुतासिर होने के बाद मौत के या उससे बचाव या जिंदगी के किस हद तक चांसेस रह जाते हैं? चांसेस नहीं होते इसके बाद, नहीं, सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते, इसीलिए बहुत जरूरी है इसकी वैक्सीन। और इट इज नोन एज वन ऑफ द इमरजेंसी वैक्सीन जो आप देते हैं ना, इमरजेंसी ड्रग्स हैं ये सर्वाइवल के लिए किसी भी इंडिविजुअल के, यानी आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स आपको बचा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं एक सिर्फ और सवाल करना चाह रहा था आपसे कि चूंकि फिर मैं कहूँगा कि लोगों को यही मालूम है कि कुत्ते के काटने के बाद का इंजेक्शन, जिस तरह आपने कहा कि ज़ाहिर है कैनाइन बेयरिंग एनिमल्स उनके काटने के बाद लगता है, थोड़ा सा पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए गाइड कीजिएगा, क्योंकि चूहे के काटने के केसेस भी होते हैं। तो कौन कौन से जानवर के काटने के बाद हमें ये रिपोर्ट करना है और ये वैक्सीन लगवानी है? चूहे के काटने पे भी रिपोर्ट करते हैं, मंकीज खुदा न खास्ता काट लें तब भी रिपोर्ट करना है, बिल्ली काट ले तब भी रिपोर्ट करना है। खरगोश कैनाइन बेयरिंग नहीं, हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है ना वो, ये कैनाइन बेयरिंग है। जो एनिमल्स जो गोश्तखोर जानवर है जी उनमें से कोई भी काटेगा, और अगर बैट्स काट लें, क्योंकि बैट्स में भी टाइप्स है ना, जो ब्लड सकिंग बैट्स हैं वो नॉर्मली आपके एनिमल्स का ब्लड सक करती हैं रात के वक्त में, तो अगर उनमें से खुदा न खास्ता किसी से एक्सपोजर हो जाता है, काट लेती है, तो तब भी इमीडिएटली रिपोर्ट करें। और सेम वही है कि आप वुंड को वॉश करें एंड डोंट टेक इट लाइटली। अच्छा मैम, इसमें डॉक्टर साहब गुलहरी के काटने के भी हमने बहुत सारे जो है वो केसेस देखे हैं, लेकिन आपने कहा कि गोश्तखोर के काटने पर आपको जरा ज्यादा से मुतासिर होते हैं, लेकिन गुलहरी का तो उसमें शुमार नहीं होता। गुलहरी हर्बीवोरस है ना, हाँ, लेकिन इसके बावजूद केसेस रिपोर्ट हुए हैं काफी हद तक, वीडियोस भी देखी हैं। गुलहरी काट सकती है, लेकिन मैंने अभी तक यानी लिटरेचर में बीइंग वायरोलॉजिस्ट मेरी नजर से नहीं गुजरा कि उससे कोई रेबीज के केसेस। हाँ, ये वुल्व्स है, कोयोट्स है, मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ है ना, बैट्स के आ जाते हैं, रेड फॉक्स है, लेकिन एनिमल्स के जंगल में कोई इंसान जाए वहां पे काटने के इंस्टेंसेस जरा उस तरह के वाकयात कम ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ही से स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कोई गाइडेंस भी आप दे सकती हैं, खुदा न खास्ता ऐसा वाकया जब हो जाए, आपने कहा रिपोर्ट करना, हॉस्पिटल जाना है, तो क्या हमारे सर्कल में ऐसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर ये वैक्सीन अवेलेबल होती है? जैसा ज़रिया ने कहा कि इसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। अवेलेबिलिटी के इश्यूज नॉर्मली होने नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये हर हॉस्पिटल का एसेंशियल कंपोनेंट होती है ना, लाइफ सेविंग वैक्सीन है। सिर्फ ये है कि आपने पहुंचना है, पहुंचना है, परफेक्ट, आप वहां तक पहुंच जाएं टाइमली। बिल्कुल ठीक है, टाइमली पहुंच जाए, रिपोर्ट करें, और ना करें कि खुदा न खास्ता सिम्टम्स अपीयर होंगे, क्योंकि इंसानी जान बहुत बेशक ऐसे। और उसमें ज़ाहिर है हमें ये देखना है कि अगर एक हॉस्पिटल हम गए रिपोर्ट के, वहां पे अगर खुदा न खास्ता ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दूसरी जगह चले जाएं, दूसरी जगह जाएंगे, हो सकता है वो गाइड भी कर दें आपको। देन वी डू हैव हेल्पलाइन नंबर्स जो हुकूमत के होते हैं, जिनसे हम ये जान पाते हैं कि अच्छा कहां पर जाना है, कहां पर रिपोर्ट करना है और कहां पे जाके वैक्सीन। लेकिन 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर आप एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप साथ मौजूद डॉक्टर नाजिश बोस्तान साहब, और वी वर डिस्कसिंग रेबीज कि कितना अहम है, और इसलिए डिस्कस किया गया इसको कि खुदा ना खास्ता हो जाए, सिम्टम्स अपीयर हो, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट और डेथ हो जाती है। तो हर इंसानी जान, हर जान कीमती है, तो इसलिए अपने आप को बचाना है, माशरे को महफूज रखना है। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। बढ़ते हैं जनाब आगे और आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी से रहते वो दुबई में है, छाए हुए हैं वहां पर माशाल्लाह। एक तो पेज है पाकिस्तानी इन दुबई, उसमें हम देखते हैं किस तरह जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ की उन्हें यकजा करना और उनके लिए उनके कोई मसाइल हो तो उनको सुनना, मसलों के हल लेकर आना, एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जब बात मैं एंटरटेनमेंट की है, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर, एंटरटेनर, मिलियन माशाल्लाह इनके फॉलोअर्स हैं। वहाँ पे जो लोकल 2 मूवीज़ है उसमें काम कर चुके हैं। पाकिस्तान मौजूद है तो हमने सोचा कि ज़रा आज उन्हें हम यहाँ पे दावत देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन पहले क्यों ना छोटी सी झलक दिखाते हैं उनकी, एक वीडियो उनकी दिखाते हैं, फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपके खेलने का एरिया मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी जूलियन पे बैठूं। बेटे, जिंदगी में हर काम की प्रायोरिटी बनाओ ताकि तुम्हें पता हो पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। इससे तुम्हारे लिए आसानी पैदा होगी। जी मैं यहाँ चलना चाहता हूँ, बस ये हाल है। बेटा असूल नंबर 2। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार फहद असद की हम बात करें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फहद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बाल अपने ही है? जी बाल अपना ही है। चले जबरदस्त। हाँ, ये बताइएगा कि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, ओपिनियन मेकर भी हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी मुस्कुराहट से, अपने अंदाज से लोगों को इंस्पायर भी कर रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कन्वे करना बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाता है और बाज़ औक़ात आसान भी। कैसा इस वक्त आपको महसूस हो रहा है या आपको आउटकम उसका कैसे नजर आता है माशरे में? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ये एक ड्रीम मेकर की तरह होता है जो लोगों को ड्रीम दिखाता है। तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है इस पे। तो आप जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उस हिसाब से आपने एज्यूम ये करना होता है कि कौन सा मैसेज आपका राइट वे में जाएगा। ओके। तो मैं और जो मेरी टीम है हम इसी बात को खातिर में लाते हैं और उसी तरह का कंटेंट बनाते हैं जो पॉजिटिविटी फैलाए। वो फनी वे में भी हो सकता है, मोटिवेशनल वे में भी हो सकता है, बट इवेंचुअली जो उसका मकसद है वो ये है कि पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों तक जाए। जो 2 मूवीज जिनमें आपने काम किया दुबई में, थोड़ा सा उनके हवाले से बताएं, व्हाट वाज दैट और एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई भी आपकी फील्ड है, आपने अगर उसको प्रोफेशनली देखना है तो उसका जो बिगर प्लेटफॉर्म है, जो बिगर वर्जन है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो बर्न एक ये एंटी स्मोकिंग एक कैंपेन थी शारजा गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनकी एक मूवी थी, तो मुझे इसमें डॉक्टर का एक किरदार मिला, अच्छा सॉलिड किरदार था, जिसने मैसेज थ्रो करना था कि जो पैसिफिक स्मोकिंग है ना सिर्फ वो स्मोकर को नुकसान दे रही है बल्कि उस माशरे में जो और लोग हैं जो वो स्मोकर्स को भी मुतासिर कर रही है। जी। और एक थी कॉर्ड्स ऑफ लव, ये दोनों इंग्लिश कंटेंट की मूवीज थी। और दूसरा ये थी कि जो लोग माजूर होते हैं, जिनको हमारा माशरा जो है वो समहाउ ज़रा पीछे कर देता है, तो किस तरह वो अगर उनकी एबिलिटी है और उनको राइट कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो अपनी सलाहियतों को किस तरह बरूए कार ला सकते हैं। अच्छा फहद, हम लोग मोस्टली लोगों को देखते हैं जो कि टिकटॉक पर भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे स्नैक वीडियोस पर भी हम देखते हैं, लेकिन शोहरत किसी किसी को मिलती है। इसमें मुझे एक बहुत आसान तरीके शोहरत कमाने का है कि एक में आपको मेहनत करनी पड़ती है जहाँ पर आपने कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है। इस वक्त सोसाइटी को इस वक्त किस तरह के कॉन्टेंट की जरूरत है और आप जिस पॉजिटिविटी के साथ मैसेज कन्वे करते हैं उससे पता चलता है कि अगर आप ऐसा मैसेज भी देंगे तो भी आप मिलियन फॉलोअर्स ले सकते हैं। देखिए जी, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये इट्स लाइक अ वंडरलैंड और इसका जो करिश्मा है उसमें हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो आपको जो मैसेज आपने जैसे लोगों को देना है वो मैसेज आपकी जो संगे मील है उसको सेट करेगा। तो आपने यानी आप अगर शोहरत चाहते हैं तो ये ओवरनाइट नहीं मिलती। अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो मशहूर हुई थी पौरी गर्ल वाली। अब वो लोग समझते हैं शायद उनकी पहली वीडियो थी, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे देखें तो उनकी 3,500 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद थी और फिर एक वीडियो क्लिक कर गई। तो इसी तरीके से ओवरनाइट इसमें कभी भी नहीं हो सकता। आप देखें ना, एक ड्रामा आया था पहले, लेकिन एक छोटा सा क्लिप फैजा शिजा का वायरल अब हुआ, वो ड्रामा कहां से कहां पहुंच गया। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इसी तरीके से अभी ये परिजात की आप मिसाल ले लें कि वो बंदा जो है स्ट्रगलिंग उसमें था, बट एक तो यानी हम उसको नया
अदाकार नहीं कह सकते, वो पुराना अदाकार है, बट उसने Character करता ऐसा रहा, किया, वो करता रहा और फाइनली उसको अल्लाह ताला ने कामयाबी नो डाउट दी। वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस एक कैरेक्टर ने तो एक नया लेवल अच्छा, बिल्कुल इससे की मैसेज जरूर डिलीवर होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई भी काम करें तो कामयाबी आपको जरूर मिलती है उसमें, बस आप अपनी मेहनत को जारी रखें, उसी पैशन के साथ उसको कंटिन्यू रखें। इसमें अपना आप ना खोएं, यानी आप यूजुअली ऐसा होता है कि किसी कैरेक्टर के साथ आपको नथी कर दिया जाता है कि यू लुक लाइक दैट, आप वो काम वैसा करें, तो आप अपना जो अपना आप है उसको ना लूज करें, आप अपना कंटेंट दें, आप अपनी मतलब ट्रेंड मेकर बने, आप ट्रेंड सेटर बने, ट्रेंड फॉलोअर ना बने। अच्छा फाद, अब जब हम बात करते हैं टिकटॉक की, तो उसमें हम ये भी देखते हैं, वो टिकटॉक हो, वो स्नैक वीडियो, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जहां पर देखने के बाद एक राय ये भी कायम की जाती है कि अगर किसी कौम के जवाल का उरूज देखना है तो टिकटॉक देख लो, क्योंकि कंटेंट ऐसा है, माजरत के साथ, जरा आपकी थोड़ी अच्छी सोच है माशाल्लाह, आप कह रहे हैं पॉजिटिव कंटेंट, लेकिन जब हम उस कंटेंट को देखते हैं समटाइम्स वो कंटेंट ऐसा होता है जो कि आप नहीं देख सकते और आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमारी यूथ कहाँ जा रही है, शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिला, चैनलाइज नहीं किया, कि अब वो कहते हैं सिर्फ फेम चाहिए, कंटेंट हम देंगे अपनी मर्जी का, जैसा मर्जी आप उसे कह लें। तो ये कितनी बड़ी गलती है और ये कितना बड़ा एक नुकसान है। देखिए सर, सोशल मीडिया पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो उसके फायदे हैं सेम उसी तरह उसके नुकसान भी हैं। तो अब अगर आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसकी जो परसेप्शन है वो आपने जब थ्रो की तो उसकी जो परसेप्शन है वो लेने वाले पे है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अगर एक कंटेंट बनाया, अब मैं अगर वो कंटेंट बनाता हूँ मिसाल के तौर पे कि फनी कंटेंट बनाता हूँ, तो उसमें लोग मुझे, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके से निकला होता है, तो लोग उसमें अपने आप को देख रहे होते हैं। ओके, रिलेटेबल है। हाँ, उस कंटेंट में, उस कैरेक्टर में वो अपने आप को देख रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उस सूरत में, क्योंकि वी आर नॉट सेलिब्रिटी, हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, हम लोग आम आवाम है, आम आवाम से निकले हैं, तो वो जो देखने वाला बंदा है वो मुझ में अपने आप को देख रहा होता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे पे कि मेरे पे डबल जिम्मेदारी आ गई है कि मैंने वो मैसेज देना है, वो काम करना है, बिल्कुल ठीक, जिसमें मेरे उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो टिकटॉक है या मेरी पर्सनालिटी की इस्लाह हो या माशरे की इस्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये एक पॉजिटिव सोच के साथ आपने करना है। बहुत शुक्रिया फाद, साथ मौजूद थे आप और थोड़ा वक्त दिया आपने जिस पर हमने गुफ्तगू थोड़ी सी की। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की कि हुनरमंदी की तालीम में अब वो कहाँ पर खड़े हैं, कौन कौन से नए इदारे हैं जो अब उनके साथ अटैच होते जा रहे हैं, इसमें करेंगे डिस्कस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं एक अच्छी खबर के साथ जो कि हमारी यूथ से जुड़ी है, और वो ये है कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हुनरमंदी की तालीम के आलमी कंसोर्शियम में अब शामिल हो चुकी है और इस वक्त इसने 7 ममालिक बशमूल न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, रूस, स्वीडन, तंजानिया, ट्यूनिस और मुत्तहिदा अरब अमारात के आलमी तालीमी इदारों के साथ हुनरमंदी की तालीम के फरोग के लिए एक तारीखी मुश्तरका इक़दाम पर दस्तखत किए हैं। मतलब यानी कि एक MOU साइन हो गया है कोलैबोरेशन के साथ, और इसमें जो है वो जो पाकिस्तानी हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, तलबा है इस यूनिवर्सिटी के, वो अब बाकी जो जिन ममालिक का जिक्र मैंने आपके साथ किया उनके साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। एग्जैक्टली। तो आज इस अहम खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बानी वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब शोबे बायोटेक्नोलॉजी में बतौर प्रोफेसर भी खिदमत दे चुके हैं, हमारे शो में पहले आ भी चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी जी। सर, ये कितना ज़बरदस्त है वोकेशनल ट्रेनिंग और उसमें जो कोलैबोरेशन इसका जरिए आपने बड़ी डिटेल से हवाला भी दिया था, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा कि किसका ब्रेन चाइल्ड था और उसके बाद अब इससे क्या इम्पैक्ट हम देखेंगे? देखें जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने हमें एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में धकेल दिया है कि हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, और ख़ास तौर पर एजुकेशन एंड पार्टिकुलरली वोकेशनल एजुकेशन, जिसे हम स्किल एजुकेशन कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल हुआ है
कि ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को रिकग्नाइज करता है। मींस कि हमारे सर्टिफिकेट पर हमारे बच्चे जो है ना वो यूनेस्को की स्टैंप के साथ जो है ना उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो इसलिए कि इस वक्त क्योंकि यूनेस्को जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक विंग है जिसे यूनेस्को यूएनई वोक कहते हैं कि वो वोकेशनल एजुकेशन को देखता है कि किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में यूनेस्को के जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोविड जब आया तो यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसे यूनेस्को यूएनई वोक को एक्शन इनिशिएटिव, कि कैसे यूनिवर्सिटियां मिलकर इसके बारे में सोच सकती हैं कि ये तो जब जैसा कि आपको पता है हमारे तालीमी इदारे बंद हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, तालीम देने के मसाइल हो गए, तो उसके लिए दुनिया के तमाम ममालिक ने 6-7 के ग्रुप में एक प्रपोजल सबमिट की। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है, जैसा कि आपने ये बताया कि 7 ममालिक हैं। रशिया का टिस्बी है जिसमें 400 वोकेशनल स्कूल हैं। सो वी आर कनेक्टेड विद देम। इसी तरीके से न्यूजीलैंड का विनटेक है जो कि बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का इदारा है। तो हमारे इसमें हमें एडवांटेज ये होगा कि वी विल बी एबल टू गेट टेक्निकल नो हाउ फ्रॉम देयर। हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उन तक पहुंचा सकेंगे और नौजवान नस्ल को भी प्राइड होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो दुनिया की 7 बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर चल रही है। टेक्नोलॉजी हम उनसे लेंगे सर? इसमें बेसिकली तो अभी जो है ना हम सब जितने भी ये 7 ममालिक हैं इनके जो टेक्निकल एजुकेशंस के सरबराहान हैं वो मिलकर बैठेंगे, वो यूनेस्को को एक जिसे कहते हैं प्रपोजल देंगे, प्रपोजल जिसे यूनेस्को बेस्ट प्रैक्टिसेस कहा जाएगा कि अगर आपने हुनरमंदी की तालीम देनी है, टेक्नोलॉजी वोकेशनल एजुकेशन देनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सो पहले हम ये भी सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम हो सकता है कि न्यूजीलैंड का करिकुलम अडॉप्ट करें। वी कैन डू इट क्योंकि हम तो अब मेंबर हैं ना कि वी आर शेयरिंग दीज थिंग्स जो है ना इसमें हम वी आर शेयरिंग व्हाट, हम उसमें करिकुलम शेयर कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, उसमें टेक्निक शेयर कर रहे हैं, तरीका तदरीस शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? इसका बड़ा एक ये वास्ट स्कोप है। हाँ, ये अमल बातदरीज होता है। अभी हमारी जो है ना जितने भी यूनिवर्सिटीज के सरबराहान थे उसमें यूनेस्को के जो फ्रेडरिक ह्यूबलर हैं जो हेड हैं इस प्रोग्राम के, ही वाज ओवर देयर आल्सो। तो हमने साइन किए इस पर कि वी विल वर्क टुगेदर और इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल जो है ना इट्स ए हैंडसम अमाउंट ऑफ फंडिंग यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को की तरफ से जी। ठीक। तो सर इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के वो भी बाहर जाकर क्या कहते हैं तालीम हासिल कर सकेंगे, कुछ तरह के स्कॉलरशिप्स भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। दैट इज द फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी जो है ना हमने अपने टीचर्स को जो है ना जो पहला मरहला है ना हम मिले, उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप बना है। अब ये है कि पहले शेयरिंग द आइडियाज हाँ जी, तो शेयरिंग ऑफ दैट वन और उसके बाद हम स्टूडेंट लेवल पर लेके आएंगे और हमारा प्रोग्राम है कि इंटरनेशनल क्लासरूम कि न्यूजीलैंड में अगर क्लास हो रही है, रशिया में क्लास हो रही है तो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी वही क्लास पढ़ रहे हैं क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड आ चुकी है। ऐसे ही है। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यानी हम ये हो सकता है देखें कि इन 7 ममालिक के यूनिवर्सिटीज ठीक है टाइम तो डिफरेंट होगा लेकिन शायद करिकुलम भी सेम हो जाए, एक पैटर्न पे हम तालीम दे रहे होंगे उन बच्चों को और फिर वो सारे बच्चे एक मुकाबले में भी होंगे, आइडियाज़ भी शेयर करेंगे। सर लेकिन जब आप बात हुनरमंदी की कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो आपको लगता है कि ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है सीखने की दूसरे मुल्कों से, उनके तजर्बे से? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो तो जैसा कि आपका अभी पहले प्रोग्राम भी चल रहा था लाइक सोशल मीडिया के बारे में कि वी हैव टू नो इन एथिकल वे हाउ वी कैन ब्रिंग द राइट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन जो है ना, तो उसके लिए हमने अपनी यूथ को भी तैयार करना है। इसके साथ अब जैसा कि आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स एन अदर फॉर्म जिसमें मुख्तलिफ जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, तो इसमें हमारे बच्चों ने दे हैव डन क्योंकि हमारे बिसाइड दी 6 डिग्री प्रोग्राम हमारे काफ़ी सारे जो है ना वो शॉर्ट प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग का प्रोग्राम है। तो हमारे बच्चे दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वन, दे आर लर्निंग, वो आपके चैनल पर भी आते हैं, आके आपको देखते हैं हाउ यू आर परफॉर्मिंग दिस वन। तो दैट इज़ द वे कि हम इस यूथ को जो है ना बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग देम टूवर्ड दैट साइड। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है ना वो आईसीटी का है कि कंप्यूटर वर्ल्ड का जो है ना। और दूसरा जो एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि वक्त ऐसा आ रहा है जिसमें एक डी स्किलिंग फेनामेना है
कि आप और मैं बैठे हैं तो हमें जो है ना लेट्स से कि कंप्यूटर कोई ऐसा नया प्रोग्राम आ गया है, सॉफ्टवेयर आ गया है जो नहीं आता, तो हम अपने इदारे के लिए यूजलेस हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो उसके लिए नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी एक इनिशिएटिव इन ममालिक के साथ मिलकर शुरू करेगी कि ये नहीं कि हम जो है ना यूजलेस ना हों, रादर वी शुड बी रीस्किल्ड एंड कम बैक इनटू द मार्केट। सर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनके ट्रेनिंग सेशन या उनके आइडियाज, ये प्रोग्राम कब से शुरू हो जाएगा? जी ऑलरेडी इस पे हम काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा जो कि दुनिया का स्किल लर्निंग का है कोर्स सैरा प्रोग्राम जो है ना, वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस वक्त ऑलरेडी जो है ना ऑफर कर रही है। और मजे की बात ये है कि अगर आप अपनी तरफ से जाएंगे सो यू वुड हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन हमारी तरफ से ये फ्री है। आपसे एज ए सिक्योरिटी मनी लेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़, लेकिन वो आप जब कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो आपको वो 4000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। दिस वी आर ऑलरेडी रनिंग ऑन दैट साइड। सही सही। और सर इसमें आने वाले दिनों में मतलब हम लोग ये देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स के जो हमारे टीचर्स हैं वो वहां पर जाकर भी क्या कहते हैं कुछ मतलब एक डेलीगेशन से, टीचर्स डेलीगेशन होता है, तो वहां पर भी जाके आइडियाज पर काम कर सकते हैं। जी दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए जी, अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का मतलब ही यही है कि जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है वो वही होना चाहिए जो रशिया के बेहतरीन वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है या स्वीडन के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है। तो हम उन्हीं चीज़ों को जो है ना, वी आर ब्रिंगिंग दीज एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एंड एज वेल एज इंटेलेक्ट फ्रॉम ऑल दीज वर्ल्ड्स, सो वी आर ब्रिंगिंग इन द होमलैंड जो है। बिल्कुल ठीक है सर। अब जिस नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की हम बात तो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम के पाकिस्तान की और यूनिवर्सिटीज़ कह लें या इदारे कह लें जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो भी ऑन बोर्ड हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में या आने वाले वक्तों में होंगे? जी डेफिनेटली। देखें, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होती है। जैसे आपने ये फरमाया कि और इदारे जैसे नैफटेक जो है ना हमारा सबसे बड़ा जो है ना स्किल एजुकेशन का फेडरल इंस्टीट्यूशन है, तो वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे जो है ना मेंबर्स हैं इन डिसीजन मेकिंग, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वन। उसके साथ हमारे जितने भी टैप्टास हैं और जितने भी वोकेशनल स्कूल हैं, सो वी आर ब्रिंगिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ कोहेसिवनेस और इकट्ठे मिलकर आइडेंटिफाई द बेस्ट वन एंड गिव दैट टू आवर यूथ, so that our youth should be able to compete with rest of the world। ये हमारा। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पर ना एक इस्लाह का पहलू मैं आपके साथ जरा डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मैं और शेब भी बाहर होस्ट कर रहे होते हैं। हमने देखा है कि फूड फेस्टिवल्स एक्सपोज लगती हैं, हमने देखा है कि कल्चरल एक्सपोज लगती हैं, हमने देखा कि प्रॉपर्टीज एक्सपो लगती हैं, लेकिन अभी तक एजुकेशनल जो एक्सपोज है उसका रुझान पाकिस्तान में बहुत कम है, शायद ना होने के बराबर, बहुत कम है। तो आपको लगता है कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको भी इस सिलसिले में स्टेप इन करना चाहिए कि अब स्टॉल्स लगाए जाएं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने डिफरेंट करिकुलम जो है वो वहां पे रखें ताकि स्टूडेंट्स का भी वहां पे रुझान बढ़े। वरना हमारे यहाँ एक दौड़ लगी है, एग्जाम्स आए, प्रॉस्पेक्टस पकड़ा और जाके आपको जहां पे दाखला नहीं मिल रहा है फिर जो यूनिवर्सिटी रहेगी वहां पे जाके आपने दाखला ले लिया। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इसका आंसर ये है कि ऐसी चीजें होती हैं लेकिन हाई लेवल पर नहीं होती। उसके लिए 2011 में मैं जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाइस चांसलर था तो एक कंसोर्शियम इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंसेज। उसका मकसद ही यही था कि यूनिवर्सिटियां साथ बैठें, एक यूनिवर्सिटी का टीचर दूसरी यूनिवर्सिटी का टीचर रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी अलग-अलग उन्होंने अपना घर बना के बैठे हुए हैं। जब तक हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी यूथ को, बल्कि हमने अपने आप को जिसे कहते हैं कि ट्रेन भी करते रहना है। देखिए आज की यूथ जो है ना वो डिफरेंट है देन द प्रीवियस यूथ। और आने वाली जो बच्चा जो है ना, अब देखिए एक 1 साल का बच्चा है जो है ना जी। वो हमारे इमेजिन करें कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर में, उनसे ज्यादा वो आईटी जानता है, फोन को चला सकता है अच्छे तरीके से वो जो है ना। सो ऑल दीज थिंग्स, सो वी आर गोइंग टू फेस विद दिस यूथ जो है ना, तो उनके लिए हमने जो है ना वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। सर इसमें एक सवाल मैं आपसे आप सवाल लेना चाह रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक अमूमन एक प्रैक्टिस हमने देखी है, सब्जी की दुकान है तो वहाँ पे आपको लौकी भी मिलेगी, प्याज भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, स्पेशलाइज्ड नहीं है। क्या पाकिस्तान में ये कल्चर इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि अब इदारे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, बजाय इसके कि आप ये वाला टीचर भी, ये वाला भी, वो डिविजन सी हो जाती, एक प्रॉपर आप किसी एक चीज को नरेट नहीं कर पाते। स्पेशलाइज्ड
एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब यानी कि अगर 30 यूनिवर्सिटीज हैं तो 30 यूनिवर्सिटी मतलब एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्या कहते हैं आपको मैथ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलाइजेशन का रुझान होना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच नीडेड। देखिए जी, हम अगर शेयर कर लेंगे, अगर सारे कहेंगे कि हमने सारे काम करने हैं, सो ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन जो है ना, तो हमें इसमें जो है ना वी हैव टू गेट इन्वॉल्व। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए मेरे ख्याल में हमारे जो यूनिवर्सिटी के सरबराहान हैं या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ वेरी मच नीडेड। और इसमें हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं, उनका एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है कि पाकिस्तान में 15 सेंटर बनाए जाने चाहिए, and every center should have a one specialization. So this is already in the pipeline and we will see it very soon inshallah. बिल्कुल सर, क्विकली करके मुझे बता दें कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं और हुनरमंदी की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि नेचुरल साइंसेस को या तो पीछे छोड़ रहे हैं या उसकी जरूरत कम होती जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ऑल इंटीग्रेटेड होता है एफर्ट्स, और इसके साथ साथ जो है ना, देखें हमें अगर आप अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अच्छे हुनरमंद हैं, अगर आप में सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ नहीं हैं तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर नहीं रखेगा। सो ये ओवरऑल जो है ना, जो जिसे हम कहते हैं कि हमारे उलूम जो है ना, दे शुड बी इंटीग्रेटेड, दैट्स द वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही आपसे, बहुत अच्छे आइडियाज ना सिर्फ आपने शेयर किए बल्कि मैं कहूँगी कि एक सवाल था मेरा जिस पे आपने कहा कि नहीं वाकई ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशनल एक्सपो होनी चाहिए, जो कि इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कि हमारी यूथ, हमारे बच्चे कहते हैं कि आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉस्पेक्टस ले लिए हैं, आपकी कोशिश थी कि आपने जिसका पहले खरीदा वहीं पर आपका दाखिला हो, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो नहीं पाता है और फिर आपकी ख्वाहिशात के बरक्स आपको किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे हमारे इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आज सुबह पाकिस्तान का वक्त तो हो गया है खत्म। हमारे सेगमेंट्स आपको कैसे लगे, डू गिव अस द फीडबैक। अब हवा हो गए हैं परेशान कि ये 10:30 बजे हम किधर निकल पड़े। तो जनाब, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज हमने आपको दिखाना है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खुसूसी नशिस्त उनकी हुई थी डॉक्टर एरिक ली से, डायरेक्टर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फुडान यूनिवर्सिटी। तो कुछ ही देर बाद ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो हम आपको दिखाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विद गुआंचा चाइना, और ये बड़ा अहम इंटरव्यू है। वैसे भी जब हम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बात करते हैं, रिसेंट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का विजिट चाइना का, जिसमें CPEC के दूसरे दौर का जिक्र भी हुआ, और इसके अलावा हम देखते हैं कि अब जिस तरह से इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जाएंगी, जैसे वहाँ के इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आनी है, जो हमने चाइना से सीखने, कल हमने जमशेद इकबाल चीमा साहब से इस पर गुफ्तगू भी की थी और उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान चाइना के नक्शे कदम पर चलेगा। तो पाकिस्तान और चाइना ताल्लुकात हम सब जानते हैं, दोस्ती हमारी कैसे, हम सब इस पर बात करते आए हैं। एक नई जहद इसको कैसे मिलेगी, क्या नया हो सकता है, इस इंटरव्यू से आप यकीनी तौर पर जान पाएंगे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का।